जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसीएचएस 1 अप्रैल 2003 से लागू हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये प्लान लागू किया तो सबको बुलाया, अपने कमाए हुए रिटायरमेंट के पैसे से आपको ईसीएचएस में कंट्रीब्यूट करना है, तभी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। आज के डेट में लगभग 26 लाख रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर हैं जो मैनिनी फॉर्म में हैं। अब 26 लाख में बात करें जवानों की तो उसकी संख्या है 97% और ऑफिसरों की संख्या है 3%। अगर जेसीओ को देखा जाए उनका कंट्रीब्यूशन है 67,000 और जवानों का कंट्रीब्यूशन है 30,000। अगर हम टोटल पीवी आवर्स की बात करें तो 97% जो कंट्रीब्यूशन है जवानों का ईसीएचएस में वो आता है लगभग 1.25 खरब रुपया जो जवानों के द्वारा ईसीएचएस में कंट्रीब्यूट किया गया है। अब बात करते हैं कि ऑफिसर का लगभग 10 अरब रुपया ईसीएचएस में कंट्रीब्यूशन आया है अगर हम 26 लाख ओवरऑल डिफेंस पेंशनर की बात करें तो। अब बात आती है कि अगर ये टोटल 1 खरब 35 अरब रुपये के कंट्रीब्यूशन में अगर जवानों की हिस्सेदारी बोले तो उसमें 93% जवानों का हिस्सेदारी है और ऑफिसरों की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर या आप अपने दूसरे वेटरन से सुनते रहते हैं कि जब भी वो ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में जाते हैं तो वहां के अधिकारी, वहां के वाईसी उसके साथ बैड ट्रीटमेंट करते हैं और जवानों को ठीक ठाक से नहीं देखा जाता है। वो ऑफिसरों को अलग कैटेगरी से देखते हैं, ऑफिसरों का अलग ट्रीटमेंट देते हैं और जवानों को अलग ट्रीटमेंट देते हैं। तो आखिर बेसिक चीज ये है जिसका 93% कंट्रीब्यूशन है ईसीएचएस में, उन जवानों को देखभाल करने वाला आखिर कौन है? आखिर वाईसी पॉली क्लिनिक के लिए सिर्फ ऑफिसर ही अपॉइंटमेंट क्यों किए जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि आप सर्जेंट, पेटी ऑफिसर या हवलदार से रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में एमडी बन सकते हैं, लेकिन आप वाईसी पॉली क्लिनिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ईसीएचएस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी के लिए बनाया था, लेकिन इन ऑफिसरों ने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रास्ता ढूंढ लिया। जब मैंने आरटीआई से पूछा कि जब 97% जवानों का कंट्रीब्यूशन है ईसीएचएस में और 7% सिर्फ ऑफिसरों का कंट्रीब्यूशन है, तो ओआईसी पॉली क्लिनिक सिर्फ ऑफिसर्स क्यों? ओआईसी पॉली क्लिनिक जवान क्यों नहीं बन सकता है? जो जवान रिटायरमेंट के बाद आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करके वो अच्छे पोस्ट पर निकल सकता है, प्राइवेट में एमडी बन सकता है और बैंकों में एजीएम डीजीएम सब कुछ बन सकता है, तो ओआईसी पॉली क्लिनिक के लिए जवान अप्लाई क्यों नहीं है? वो क्यों हकदार नहीं है? इसके लिए मैंने आरटीआई डाला कि आखिर जो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या है ओआईसी पॉली क्लिनिक के लिए। हमारे पैसे छीन करके ये पॉलिसी मेकर जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए और अपने बेनिफिट के लिए जवानों का पैसा उपयोग कर सकें, उसके लिए उन्होंने ओआईसी पॉली क्लिनिक सिर्फ उन ऑफिसरों को लिए रखा ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें और जवानों का पैसे का उपयोग कर सकते हैं जो 1.25 खरब रुपया है। मैंने आरटीआई डाला और पूछा कि ओआईसी पॉली क्लिनिक कौन कौन बन सकता है। आखिर जिस बंदे के अंदर क्वालिटी होगी, चाहे वो जवान हो चाहे वो ऑफिसर हो, जब जवान बाहर की दुनिया में जाकर के डिफेंस से अलग होकर के और वो अपने मुकाम हासिल कर देता है, और जो जवान ओआईसी पॉली क्लिनिक बनना चाहेगा तो वो क्यों नहीं अप्लाई कर सकता है और वो क्यों नहीं बन सकता है? तो चलिए, आरटीआई के जवाब में उन्होंने बताया कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 10 सितंबर 2004 का एक पॉलिसी लेटर जिसमें ओआईसी कौन कौन बन सकता है पॉली क्लिनिक का, आरटीआई के जवाब में मुझे भेजा। चूंकि ईसीएचएस प्लान 1 अप्रैल 2003 से लागू हुआ तो बहुत सारे जवान जो क्वालिफाइड थे, वेल क्वालिफाइड थे, जो कॉन्फिडेंट थे, जो जानते थे कि हम रन कर सकते हैं पॉली क्लिनिक को, उन्होंने अप्लाई किया ओआईसी पॉली क्लिनिक के लिए। तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने फटाक से 10 सितंबर 2004 को एक लेटर इशू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, पैसा तो तुम्हारा होगा, तुम्हारा पैसा से हम सिर्फ ऑफिसर्स को ही ओआईसी पॉली क्लिनिक बनाएंगे। तुम्हारे पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, तुम्हारे पास कितने भी नॉलेज हो, वो मैटर नहीं करता। तुम जवान थे, तुम गुलाम थे और तुम गुलामी रहोगे और तुम इसके लिए हकदार नहीं। तो मैंने जब पूछा कि आखिर अपॉइंटमेंट का ऑथोरिटी क्या है, तो अपॉइंटमेंट का ऑथोरिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि उस ऑथोरिटी में उन्होंने बताया है कि a doubt has been raised to who
all can apply for post of OIC polyclinic. It has been observed that even Air Force sergeant and other PBOs are applying for the post of OIC polyclinic. जो जवानों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था डिफेंस में अपॉर्चुनिटी दिखाने का, अपने करियर को निखारने का, उनके पास कैपेबिलिटी थी, तो उन्होंने ओआईसी पॉलीक्लिनिक के लिए अप्लाई किया। तो सीधे सीधे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पैरा 2 में लिखा हुआ है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट द ओआईसी पॉलीक्लिनिक हैज टू डील ऑन डेली फ्रीक्वेंट बेसिस with doctors employed at polyclinic, most of who are senior retired officers, with officers at the area, sub-area, station headquarter and regional center, and with retired service personnel who are member of ECHS. Besides this, he has also to deal with senior functionaries of the hospital impaneled by ECHS and government official of the district administration, especially of non-military station. पैरा 2 में ये बोला कि ओआईसी पॉलीक्लिनिक है जो ECHS में डॉक्टर जो एम्प्लॉयड हैं उनके साथ डील करना है, और जो ECHS के मेंबर उनके साथ डील करना है, और जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स उसके साथ जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ डील करना है। भाई मेरे, मैं ये बात करता हूं जिसका 97% कंट्रीब्यूशन है, जिस जवान के पास आपने अधिकार नहीं दिया, ठप्पा मार दिया कि तुम जवान हो, मैं तुझे ऑफिसर नहीं बनाऊंगा, वो जवान आपको छोड़ करके चला गया अपने काबिलियत के बल पर, और वो सिविल कैडर में जाकर अपने आप को प्रूव कर दिया। उसमें से अगर कुछ जवान चाहते हैं कि मैं ओआईसी पॉलीक्लिनिक बन करके मैं अपने भाइयों का सेवा करूं, ये पॉलिसी सरासर एक जवानों से पैसा छीन करके आज भी अंग्रेजों का बनाया हुआ काले कानून का एक नमूना है, जो ये दर्शाता है कि आज भी डिफेंस में जवानों के पैसे को छीन करके ये ऑफिसर, ये पॉलिसी मेकर अपने हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऑफिसर जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक है, जवान को पहले भी ऐसे ट्रीट करते थे, रिटायरमेंट के बाद भी वो ऐसे ट्रीट करेंगे, और वो अपने कैडर के ऑफिसर्स को वो अच्छा से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट और जवानों के साथ ECHS पॉलीक्लिनिक में बुरा बर्ताव करेंगे, ताकि वो आए नहीं और उनके फंड के पैसे को वो अपने वर्ग के अधिकारियों को अच्छा से अच्छा इलाज दे सके। पैरा 2 में सीधे सीधी बोलता है कि तुम जवान थे, तुम्हारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि तुम ओआईसी पॉलीक्लिनिक बन सकते। अरे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुझे पता भी है जवान क्या कर सकते हैं? तुमने उन जवानों को शोषण किया कि तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे प्रमोशन नहीं दूंगा, और वही जवान बाहर जाते हैं और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो वही कर्नल, वही ब्रिगेडियर, वही कोमोडोर जाके हाथ जोड़ते हैं कि भाई प्लीज मेरा काम कर दो। तुम वहां पर जोड़ोगे, लेकिन जवानों का पैसा लेकर के, जवानों के पैसे से तुम अपने मौज के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया ढूंढ लिया। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ECHS में कारण। पुलिस लेटर के पैरा 3 में क्या लिखा हुआ है? GOI-MOD लेटर dated 30 December 2002, it is clear on the subject, only non-medical officer can be selected as OIC polyclinic. This was done to give opportunity to non-medical officer for employment. PBO was not tenable for this post. यानी कि सीधे सीधी पैरा 3 में लिखा गया है कि जो नॉन मेडिकल ऑफिसर हैं वही ओआईसी पॉलीक्लिनिक बन सकते हैं। अरे क्या मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने भाई। एक बात बताओ, किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल का जनरल कैडर का ऑफिसर तूने क्यों नहीं अपॉइंट किया ओआईसी? जनरल कैडर का ऑफिसर को क्यों नहीं कमांडिंग अफसर बनाया? अरे भाई आप 50 जवाब दो, कैसे जनरल कैडर का ऑफिसर किसी मिलिट्री हॉस्पिटल का सीईओ बन सकता है? जब जनरल कैडर का ऑफिसर किसी मिलिट्री हॉस्पिटल का सीईओ नहीं बन सकता है, तो तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि जो पॉलीक्लिनिक एक छोटा सा हॉस्पिटल है उसका ओआईसी नॉन मेडिकल कैडर का ऑफिसर हो गया, ताकि जो जवानों के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन का पैसे आप अपने लिए यूज कर सको। मैं सीधे सीधे बोलता हूं, आइए कड़वा सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखते हैं पैरा 4 में क्या लिखा हुआ है। In view of the above, it is clarified that only following will be selected for OIC polyclinic appointment. Only retired serving officers should be drawing a pension, should not be from AMC. Aim to give opportunity to non-medical officer for post-retirement employment. Have a positive attitude to be helpful by nature, should not be honorary commission officer, necessarily preference for appropriate
क्वालिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बड़ा गुड इंटेंशन के साथ ईसीएचएस चालू किया होगा, लेकिन ये पॉलिसी मेकर, ये ऑफिसरों ने रिटायरमेंट के बाद भी जवानों का पैसा से लेकर के वो अपना रोजगार ढूंढ लिए और अपने बीवी बच्चे के लिए मजे का साधन उन्होंने कर लिया, लेकिन वो क्वालिफाइड जवानों को वो ओआईसी पॉलीक्लिनिक नहीं बनाया। ये ओआईसी पॉलीक्लिनिक अपॉइंटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल अरेंजमेंट के लिए नहीं है। ये ओआईसी पॉलीक्लिनिक का काम है जॉब क्रिएट करना उन ऑफिसरों के लिए जो बिल्कुल निकम्मे हैं, निठल्ले हैं और उनके बाहर की दुनिया में कोई पूछ नहीं है। पारा 4 के सी में लिखा हुआ कि उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर हुम, यानी कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर आए पॉलीक्लिनिक में, उनके लिए फटाक से टॉप ग्रेड का मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना है पॉजिटिव एटीट्यूड। उन्होंने अपने लिए यानी ऑफिसर्स कैडर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड उसके पास है कि नहीं वो देखा उन्होंने। यानी कि पैरा 4 सी ये बोलता है कि जो भी जवान है उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, वो सारे के सारे निगेटिव हैं और उन्होंने सेना में निगेटिव मेंटेलिटी के साथ काम किया और वो इसी लायक है कि उनको गुलाम बना जाए और उनसे पैसा छीन करके उस पॉजिटिव ऑफिसर को अपॉइंट करके अपने लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा लेना। अब पारा 4 के डी में लिखा ऑनररी कमीशन ऑफिसर आर नॉट इंटाइटल्ड टू अपॉइंट एज ए ओआईसी पॉलीक्लिनिक। नॉन मेडिकल ऑफिसर जवानों के द्वारा कंट्रीब्यूट का पैसे को तुम लूट सको, इसके लिए तुमने जवान जो आगे चल करके ऑनररी बन जाते उनको ओआईसी पॉलीक्लिनिक नहीं बनाया, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड के ही क्यों ना हो। अगर वो ऑनररी कमीशन ऑफिसर मेडिकल बैकग्राउंड का हो तो उसके जो भी भ्रष्टाचार ईसीएचएस में हो रहा है वो सब उजागर हो जाएगा और जब उजागर हो जाएगा तो उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। यानी जो जवान पूरा सर्विस करके ऑनररी कमीशन अफसर बन जाते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर के क्यों ना हो, उनको ओआईसी पॉलीक्लिनिक नहीं बनाया जाएगा। क्यों कि अगर वो जान गए कि पॉलीक्लिनिक में क्या होता है तो फिर और हंगामा होगा, क्योंकि वो जवानों के सुनेंगे और वो चूंकि जवान से ऑनररी बने हैं तो उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा उन ऑफिसरों के लिए जो जवानों के द्वारा दिया हुआ कंट्रीब्यूशन से मजे के लिए मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं। जब उनको रोकेगा तो उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, इसलिए वो ऑनररी कमीशन को भी मना कर रहे हैं कि तुमको ओआईसी पॉलीक्लिनिक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो तुम मेडिकल बैकग्राउंड कहीं क्यों ना हो। पारा 4 के ई में लिखा हुआ है नेसेसरी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, जो सिंपल ग्रेजुएट है वो ऑफिसर ओआईसी पॉलीक्लिनिक उसका डिग्री और अच्छा हो गया, और जो जवान के पास टेक्निकल डिग्री है, फिनांस का टेक्निकल डिग्री है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से शिद्दत के साथ पढ़ाई किया, उसके पास क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिग्री उस जवान को दिया उसका कोई महत्व नहीं, और तुम सिंपल ग्रेजुएट हो, वो सिंपल ग्रेजुएट डिग्री भारी पड़ गया जवानों के द्वारा मेहनत से दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो टेक्निकल डिग्री। ये मजाक नहीं है तो और क्या। तो दोस्तों आज आवाज उठाने की टाइम है, ओआईसी पॉलीक्लिनिक के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है ईसीएचएस में उसको उजागर करने की और आवाज उठाने की। आपको, हमको, हम सभी को यह अधिकार है। जब हमारा कंट्रीब्यूशन 97% खरबों रुपया का कंट्रीब्यूशन है और हम लोग इतने कैपेबल है कि रिटायरमेंट के बाद अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, जो आपने डिफेंस में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो बाकी बंदे जो सर्विस करना चाहते हैं ओआईसी पॉलीक्लिनिक के रूप में, तो जवानों को क्यों नहीं। आपको, हमको, हम सभी को आवाज उठाना चाहिए और इस वीडियो को डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जरूर पहुंचाएं और बोले कि जवानों का पैसा से ये ऑफिसर कैसे लूट मचा रहे हैं। और ये सारे बातें मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब है जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हूं। आपको मेरा वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? आप इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और लेटर भेजकर डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे हक के पैसे के लिए हमारा बंदा चाहिए ओआईसी पॉलीक्लिनिक जो पीबीओ साइड से हो। जय हिंद।